नमस्कार दोस्तों। रुकावट के लिए एक बार फिर से उसके लिए वो करेंगे क्योंकि फ़ोन डेड हो जाने की वजह से वो बीच में ही जहाँ तक हम चल पाए थे कि सामाजिक बहिष्कार के बारे में हम बता रहे थे कि सामाजिक बहिष्कार क्या है। तो सामाजिक बहिष्कार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। 1 मिनट, शायद फ़ोन फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, ठीक है। तो सामाजिक बहिष्कार क्या था, आपको बताया था कि सामाजिक बहिष्कार हम उसको कहेंगे कि जिसके बारे में हम ये जाने कि किसी समाज के विशेष लोगों को किसी कारणवश उस समाज से विलग कर दिया गया और उसमें शामिल होने से रोका जाए, तो वो क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि किसी व्यक्ति को मंदिर जाने से मना कर दिया कि तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उस समुदाय, तो उसका मतलब समाज से क्या कर दिया गया, बहिष्कार। या किसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों से किसी समाज के एक व्यक्ति कह दें कि आप लोग इस गांव में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर ही रहेंगे, यानी उस गांव ने उसका क्या कर दिया, बहिष्कार। समाज ने इसी वजह से उसको क्या कहा गया, सामाजिक बहिष्कार। बात समझ में आई। चलिए अब बात करें बाजार की। बाजार क्या होता है, बाजार एक ऐसी जगह है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद हों, यानी क्रय और विक्रय दोनों कार्य होता है। क्रेता और विक्रेता, क्रेता यानी क्या हुआ, खरीदने वाला, विक्रेता यानी बेचने वाला। क्रय में खरीदना, विक्रय विक्रय में बेचना, यानी जहां पे खरीदारी भी होती है और चीजों को बेचा भी जाता, वो क्या है, बाजार है। यानी एक ऐसी जगह जहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद हों और जहां क्रय और विक्रय दोनों कार्य किए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। बात समझ में आई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत, इस पे एक तरीके से स्टार लगा लीजिएगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या है या धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। ठीक, धर्मनिरपेक्षता आपने देखा होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया धर्मनिरपेक्षता पर निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यानी किसी राज्य द्वारा या किसी देश द्वारा किसी भी धर्म को मान्यता ना देना, यानी ना किसी धर्म को बढ़ावा देना और ना ही किसी धर्म के रीति रिवाजों त्योहारों को बहुत ज्यादा वो करना। ना हम किसी धर्म को सहयोग करेंगे, ना ही हम किसी धर्म को एक तरीके से किसी में रुकावट पैदा करेंगे। ये क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। जैसे भारत एक कैसा देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी इसमें सारे धर्मों को एक समान मानता है जो देश, वो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। यानी सारे धर्म के लोगों को एक समान मानना। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी अगर सुविधा गवर्नमेंट की आएगी तो वो किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए एक समान होगी। जैसे कि एक तरीके से देख लीजिए कि राशन वितरण योजना, तो वो क्या किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं, वो क्या है, एक देखा जाए तो सबके लिए एक समान है। तो ऐसे ही यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, सब धर्म यानी सरकार की नजर में जिसमें सारे धर्म एक समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इस पे तो लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी मत कहिएगा सर ने इंपॉर्टेंट कहा था, तो आएगा ही, अगेन इसके 99.99% चांस है कि पूछेगा जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बाद एक चीज और आती है, एक क्वेश्चन आता है आपका कानून। कानून क्या है या कानून के क्या कार्य है, कानून से जो रिलेटेड चीजें। ठीक, तो कानून है क्या, इसके बारे में परिभाषा दी है। जैसे कि कानून के बारे में डायसी ने बताया है कि कानून जनमत का एक प्रतिबिंब है। जनमत, अब आप कहेंगे सर ये जनमत क्या है, यानी लोगों के मत, यानी लोगों को सब, जब बहुत सारे लोगों का एक मत हो जाए उसी के हिसाब से जो कार्य किया जाए वो क्या होता है, कानून। जैसे आप लोगों को क्लासों में कहा जाता है चलो भाई मॉनिटर कौन बनेगा, तो जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा लोग होते हैं तो वो क्या होता है, मॉनिटर बन जाता है। और फिर वो जो कहता है, जैसे हम उसका कहना मानते, शोर मत मचाओ, तो होता है ना। तो कानून के लिए डायसी एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या है, डायसी। इन्होंने कानून की परिभाषा क्या दी कि जो कानून है वो जनमत का एक प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं कि डायसी ने, अरस्तु ने भी इसके बारे में कहा कि कानून मानव की प्रकृति में निहित है, कानून मानव की प्रकृति में निहित है और मानव प्रकृति से पृथक किया जा सकता है। यानी कानून मानव की प्रकृति में ही निहित है और जिसे मानव प्रकृति से निहित कर सकता, पृथक कर सकता है। अरस्तु दे रहे परिभाषा इसकी। बात समझ में आई। अगले चीज इसी में और क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहले से शुरू से आपको बता चुके हैं कि अब समाज में कानून
कि समाज में कानून के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो समाज में कानून के क्या है, नागरिकों के लिए अनुशासन बना के रखना, नागरिकों के लिए आचरण स्थापित करना। अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा, लोग चोरी करके डरेंगे, उनके लिए एक निश्चित दंड विधान बनाना। ठीक है, सबको लिए एक समान चीजों को लागू करवाना, ये कानून का कार्य है। कोई सुविधा आई और वो सबको नहीं मिल रही है, मान लीजिए कि कोई विद्यालय है जिसमें सबको एक तरीके से मुफ्त मोबाइल फोन या लैपटॉप दिए जा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि विद्यालय के लोगों ने क्या किया, अपने लिए रख लिए कि नहीं बांटे गए और दिखा दिए गए, तो उसमें हम किसका सहारा लेंगे, कानून। तो कानून क्या करेगा, कानून के डर से वो विद्यालय क्या करेगा, सबको सबको देगा कि कानून का उसको डर है। तो कानून एक तरीके से क्या करता है, सबके लिए एक दंड विधान भी तय करता है। और कानून का क्या होता है, सिर्फ कानून का मतलब यहाँ उससे नहीं, कानून यानी बनाए गए नियम। कानून क्या है, एक तरीके से बनाए गए नियम, वही क्या है, कानून है। बात समझ में, इससे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग में पढ़ाएंगे तो पूरी एक बिल इसी में निकल जाएगी। ठीक है, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें देख लेते हैं, पर्यावरण आंदोलन। इसको इरेज कर दें कि पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं। ठीक, देखते हैं पर्यावरण आंदोलन। ठीक, इसमें अगर देखा जाए कि पर्यावरण, अक्सर कहेंगे पर्यावरण के लिए भी आंदोलन हुए थे, बिल्कुल हुए थे। यानी अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आज से नहीं कई सालों से आंदोलन हुए। 300 ईस्वी पूर्व की बिश्नोई आंदोलन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपका बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन क्या था, बिश्नोई आंदोलन वो था कि जिसमें एक बिश्नोई समुदाय के लोगों ने, एक राजा ने क्या किया, एक राजा अपना महल बना रहा था और महल बनाने के लिए जो विशेष प्रकार के वृक्ष या लकड़ी थे वो बिश्नोई, जिस जगह पे बिश्नोई समाज रह रहा था वहां पे पाई जा रही थी। तो वहां के सैनिक उसको काटने पहुंचे। अब जब काटने पहुंचे तो वहां की एक महिला थी, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, बिश्नोई समाज की ही। उन्होंने कहा, वो उस तरीके से उस समय बिश्नोई समाज की क्या थी, नेता थी या मुखिया थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इन पेड़ों को काटने नहीं दूंगी। लोगों से कहा कि हम किसी पेड़ को काटने नहीं देंगे। सैनिकों ने कहा हम तो पेड़ काट के ले जाएंगे। जैसे ही पेड़ काटने की कोशिश करने लगे वो लोग, तो उस गांव के यानी बिश्नोई समाज के लोग क्या किए, उन पेड़ों से चिपक गए। और जब पेड़ों से चिपक जा रहे थे तो उनके जो सैनिक थे, उनके चिपके होने के बावजूद उस पर कुल्हाड़ी चलाते रहे। और इस प्रकार से करीब 300 बिश्नोई समाज के लोगों की जब हत्या हो गई, तब वहां से एक मैसेज पहुंचा कि सर वहां पेड़ नहीं काटने दे रहे। राजा के पास दे गया, बोले तो ना काटे जाए, बोले इस प्रकार 300। तो राजा भैया आया वहां से और उसने क्या किया, क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद कभी भी इस जगह से कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। ठीक, अब बिश्नोई समाज की जब बात हो जाती है, इसी से रिलेटेड आता है आपका चिपको आंदोलन। आपसे पूछेगा पर्यावरण पर्यावरण आंदोलन क्या है, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन किए गए वही क्या थे, पर्यावरण आंदोलन थे। तो भारत में कौन कौन से मुख्य रूप से पर्यावरण आंदोलन चलाए गए, तो दूसरा इसी से रिलेटेड जो दूसरा आंदोलन आया, सेम ऐसे ही इस पे जो आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, अब आप कहेंगे चिपको आंदोलन, हाँ, चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन ये भी बिश्नोई आंदोलन के तरीके था। कहाँ चलाया गया, उत्तराखंड, यानी तत्कालीन उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश ही था, वर्तमान में उत्तराखंड। वहां पे जहां चलाया गया चमोली जिले में, वहां पे पेड़ काटने पर लोगों ने क्या किया कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो जो पहाड़ है ये क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे पहाड़ कैसे कमजोर हो जाएंगे, जो पेड़ होते हैं उस मिट्टी को बांध के रखते हैं। अब जब पेड़ कट जाता है तो जड़ें क्या होती हैं, खुल जाती हैं। अब जब जड़ें खुल जाएंगी तो बारिश होगी तो मिट्टी की पहाड़ की कहाँ जाएगी, सीधा नीचे गिर जाएगी। तो नीचे बने हुए लोगों को या सड़कों को या राह में चल रहे लोगों के ऊपर भी मिट्टी गिर सकती है बारिश के समय। इस वजह से वहां के लोगों ने क्या किया, पेड़ों से चिपक जाते थे और चिपकने की वजह से क्या हुआ, उसका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। इसके प्रमुख प्रणेता भी पूछ लेता है, जिसको चलाया किसने था, इसके जो नेता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, एक आंदोलन और चला जब नर्मदा सागर बांध बनाया जा रहा था नर्मदा नदी पर गुजरात के पास, तो क्या किया, एक आंदोलन चलाएगा और उस आंदोलन का नाम रखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन।
नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? यानी उन्होंने कहा कि उसमें क्या था, कई सारी आदिवासियों की जो जगह थी वो पूरी तरीके से क्या हुई जा रही थी, डूबी जा रही थी। यानी आदिवासियों को जो निवास स्थान था, उन्होंने कहा कि नर्मदा बचाओ, यानी नर्मदा नदी को बचाने के लिए। नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ से निकलती? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पहली क्या है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी चली। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया किसने? इसकी जो नेता थी वो एक महिला ही थी और उनका नाम क्या था? मेधा पाटेकर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख प्रणेता कौन थी? तो वो कौन थी? मेधा पाटेकर, जिन्होंने आंदोलन चलाया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाद में किसी तरीके से उनको लिए भाई कहीं और रखने की व्यवस्था की गई या कई चीजों को वो किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो बांध बनाए, क्योंकि हम किसी चीज के लिए विकास कार्यों को नहीं रोक सकते, लेकिन उन विकास कार्यों के चक्कर में हम प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति उसका जवाब हमें मुंह तोड़ देगी। बात समझ में सुन रहे हैं? जैसे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, ये सब क्या है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा ही। आज इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से। अगर आज से 20 से 25 साल पीछे जाएंगे, जब इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतने पेड़ नहीं काटे गए थे, तब देखेंगे तो लोगों को घरों में पंखे की जरूरत तक नहीं थी। लोग बिना पंखा डाल के बाहर वो डाल के चारपाई डाल के मच्छरदानी लगा के सो रहे थे। क्यों? क्योंकि गर्मी ही नहीं थी। अब आप चाह कर भी अपने रूम के अंदर नहीं सो सकते, मच्छरदानी लगे, बाहर भी नहीं, तो इतना गर्म है मौसम। बात समझ में? तो उसकी वजह से क्या है, ऐसा नहीं कि और नहीं हुए। चिपको आंदोलन के बाद एक दक्षिण में इसी से रिलेटेड, वो भी पेड़ों से रिलेटेड था, जिसका नाम था अप्पिको आंदोलन। एक था साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली कहाँ है? शांत घाटी, केरल में है। ठीक, इन सबको बचाने के लिए अगर आपसे पूछता है तो मुख्य रूप से जो पूछा जाता है, या तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से पूछेगा और या तो फिर चिपको आंदोलन से। तो ऐसा नहीं इतने ही थे, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जो इसके वो करने के लिए थे। तो ये थे पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन। ठीक है, अब ग्रामीण समाज की विशेषताएं आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज की विशेषता क्या थी? पंचायती राज क्या है, या पंचायत के कार्य क्या है? ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? तो आप ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, यानी जो आपके गांव में प्रधान है उसके कार्य क्या होंगे? अब इसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा क्या हो गया? ग्राम पंचायत के कार्य। अरे, मात्राओं पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दिया करिए। ठीक है, हिंदी हमसे गलत नहीं होती कभी भी, क्योंकि हिंदी सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। कई लोग कहते हैं सर हिंदी तो सरल होती है, इंग्लिश सबसे सिंपल कठिन होती है। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए हिंदी सरल है, आप लोग इंग्लिश की परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन किसी अंग्रेज से कहिए कि हिंदी की परीक्षा पास करके दिखाए तो वो नहीं पास कर पाएगा। सोचिए, लेकिन हिंदी की परीक्षा आप लोग पढ़ ले सकते हैं, इंग्लिश भी आप पास कर सकते हैं। हिंदी सोचिए, एक समय की हिंदी संस्कृत देववाणी है, कब से लोग बोल रहे हैं, प्राचीन है। और ये कब आई? अभी 6वीं शताब्दी में अंग्रेजी आपकी, जिसमें आधे से अधिक अपवाद भरे रहते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमें तो सबसे टफ लगती है, आपको जैसा भी लगता हो। चलिए हम देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य, कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है कि अगर सरकार द्वारा कोई भी नीतियां लाई गई हैं तो वो लोगों को प्रोवाइड कराना, यानी सबको वितरित कराना, सबको समान मिले। भाई गांव के प्रधान को ही पता होगा ना कि कौन से लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। जो ऊपर से शासन का अधिकारी है वो किसके पास जाएगा? ग्राम प्रधान के पास, कि भैया आप बताइए कौन इस योजना के लायक है या कौन नहीं है। मान लीजिए कि सरकार के जैसे आवास योजना चल रही है, ठीक है, आवास देने के लिए, तो उस आवास योजना के लिए जो वहां से ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग कर देंगे, जो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। ठीक है, फिर वहां से जो सर्वे आएगा वो किसके पास आएगा? ग्राम प्रधान के पास। तो ग्राम प्रधान से पूछा जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, ग्राम प्रधान उनको लेके दिखाएगा कि हाँ देखिए वाकई में इनकी स्थिति खराब है, इनके पास कोई घर नहीं है। ये सारी चीजें कौन बताएगा? ग्राम पंचायत। खैर गांव में
किसी जगह पे जानवरों के यानी गौशालाओं के लिए जो व्यवस्था नहीं तो कौन कराएगा, ग्राम पंचायत कराएगी। गांव में सड़कें अच्छी नहीं है तो ग्राम पंचायत के को वहां से यानी क्या करेगा, जिला पंचायत से अनुदान लेगा या उनसे काम कहेगा, उनके पास आपकी शिकायतों को लेके जाएगा। या आपको शहर से जोड़ना है तो उसको दूसरे यानी सांसद या विधायक के पास ले जाके कहेगा कि भैया इनको हमारे शहर से जोड़ना है, ये काम है। गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं तो कौन कराएगा, ग्राम पंचायत कार्य करवाएगा। सार्वजनिक सार्वजनिक एक तरीके से जो सार्वजनिक एकल बिल्डिंगें जो बनवाई जाती हैं वो कौन करेगा, ग्राम पंचायत कराएगा। गांव में बारात शालाओं का निर्माण कौन करवाएगा, ग्राम पंचायत करवाएगी। छोटी मोटी जो छोटी छोटी गांव के अंदर सड़कें होंगी उनका निर्माण कार्य कौन कराएगा, ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान कराएगा। और बाकी आप ग्राम प्रधान को तो जानते ही हैं कि अगर एक बार ग्राम प्रधान बन जाए तो अगले 5 सालों में वो अपने लिए बिल्डिंग भले गांव का विकास ना करे, अपना विकास जरूर कर लेगा। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं कि सारे, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुख्य रूप से अपने गांव को ही विकास करने का श्रेय देते हैं कि गांव का विकास हो जाए ताकि अगले 5 सालों के लिए फिर मैच्योर हो जाए। उनका मेन मकसद ही होता है विकास करना। कुछ लोगों का मकसद होता है कि खुद का विकास कर लेंगे, लेकिन सबका नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गए ग्राम पंचायत के कार्य। ठीक है, और क्वेश्चन कौन है, सर्वेक्षण प्रणाली। एक क्वेश्चन आता है आपका कि सर्वेक्षण प्रणाली क्या है। ठीक है, सर्वेक्षण प्रणाली क्या है, तो सर्वेक्षण ये होता है कि पहले से निर्धारित क्वेश्चनों को, मान लीजिए कि किसी स्कूल में सर्वे करना है, ठीक है, और स्कूल में सर्वे करने के लिए हम जैसे कहते हैं कि यहाँ जल के बेस की आर्थिक सर्वे करना है कि यहाँ कैसा क्या है, शैक्षिक की बजाय आर्थिक, यानी वहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं, एक तरीके से देखा जाए यहाँ जल की व्यवस्था कैसी है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कैसी है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, टीचरों का व्यवहार कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है। इन सारे क्वेश्चनों को बना के सारे स्टूडेंट को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और उन सारे क्वेश्चनों से कहा जाएगा कि आप इन क्वेश्चनों पे क्या करिए, टिक करिए या लिख के दीजिए हमें कि क्या है, कि लाइट की व्यवस्था है, हाँ या नहीं में सवाल पूछे जाएंगे। तो उससे क्या वो होता है सर्वेक्षण प्रणाली, उससे एक रिजल्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे चुनाव के पहले एक रिजल्ट आता है ना जो मीडिया वाले देते हैं, वो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, गांव गांव जाते हैं, घूमते हैं और उनसे पूछते हैं, 400 500 1000 1500 2000 लोगों से, उस गांव के लोगों से पूछते हैं। और उस गांव के लोगों ने जिसको ज्यादा पता है कि इसको इसको, तो उसी हिसाब से क्या मान लेते हैं इस गांव में इसको ज्यादा वोट मिला। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र का वो करते हैं और उसी आधार पे क्या हो जाता है, सर्वेक्षण निकलकर सामने आ जाए। तो सर्वेक्षण प्रणाली क्या होती है, यानी पहले से नियत सवालों को 500 1000 या 1000 व्यक्तियों से पूछकर किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है, सर्वेक्षण प्रणाली। जरूर नहीं कि ये हर बार सही ही हो, कई बार गलत भी हो सकती है। बात समझ में आई? चलिए, अब इसके बाद हम कहते हैं कि भूमिहीन कृषि मजदूर। भूमिहीन कृषि मजदूर, सबसे पहले तो यही आप देख लें कि ये है क्या, कि भूमिहीन कृषि मजदूर क्या होते हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर, ठीक, कि भूमिहीन कृषि मजदूर क्या है। तो भूमिहीन कृषि मजदूर किसे कहते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन किसी और की भूमि पर मजदूरी कार्य कर रहे हैं या किसी और की भूमि को किराए पर लेकर कार्य कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर। बात समझे? अब ऐसी बहुत सारी परंपरा, इनके लिए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए या क्या सुधार हुए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक प्रथा चलती थी पहले, पट्टेदारी, कि एक ही व्यक्ति पर बहुत सारे वो हुआ करते थे, तो उसको क्या किया सरकार ने, समाप्त कर दिया। दूसरी चीज, कई किसानों के लिए इसने क्या, जमींदारी प्रथा लेके, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, जमींदारी पर चकबंदी लेके आई। चकबंदी क्या होती है, चकबंदी यानी आपका खेत अगर बहुत अलग अलग जगह फैला हुआ होता था तो उसको एक या दो जगह पे इकट्ठा कर देना, वो क्या थी, चकबंदी, जिससे किसानों को बहुत राहत मिली। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसी प्रकार से बंधुआ मजदूरी चलती थी इसमें, कि कई लोगों को थोड़ा सा पैसा देके फिर उनसे पूरी उम्र क्या कराया जाता, बंधुआ मजदूरी कराई जाती, तुम इसका ब्याज नहीं भर पा रहे हो। और उससे अनाप शनाप गांव में देखते होंगे या पुरानी फिल्मों में देखे होंगे कि किस प्रकार से लोग दूसरे के खेत हड़प कर लेता था, जो वहां का पुरानी फिल्मों में देखा है ना, कि वो कर्जा लेता था अपनी बिटिया की शादी के लिए और फिर उसका बाप पूरी उम्र कर्ज भरते भरते मर जाता था, फिर उसी का बदला उसका
लड़का लेता था। यानी हिंदी फिल्मों को आप जानते हैं हैप्पी एंड, ठीक है। फिर वो बदला लेता था, उस किसान की पूरी जमीन वापस ले लेता है, फिर उसको मार देता है, सारी चीजें वो सब। तो भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दशा क्या थी कि बंधुआ मजदूरी, जिनको गुजरात में क्या कहा जाता था, हलपति, और यूपी बिहार में उन्हें क्या कहते थे, बंधुआ मजदूर। पूछ सकता है कि बंधुआ मजदूर को गुजरात में क्या बोला जाता था, हलपति बोलते थे। यानी कि तुम हल के लिए बने हुए, ठीक है, बिना पत्नी के पति, हलपति, ठीक है। तो भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सरकार ने चकबंदी की, हदबंदी की, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ साथ पट्टेदारी प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए किए गए कार्य थे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे या अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये था समाजशास्त्र का पेपर। कल हम दूसरा वो लेके आएंगे। अभी आप इसके जितने बताए हैं इनके आप तैयार करिए, कल के लिए फिर हम कल देखते हैं। धन्यवाद।